हेलो गाइस, क्लास की डिटेल आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर के ठोस ज्यामिति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1536 घन सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ 1536 घन सेंटीमीटर और हमें ज्ञात क्या करना है, इस घन का आयतन। घन के आयतन की अगर बात करें तो होता है भुजा की घात 3। तो हमें किसी तरह इस घन की भुजा का पता लगा लेना है, उसकी घात 3 करके हम घन का आयतन ज्ञात कर देंगे। तो देखिए, अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ की तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा की घात 2 बराबर 1536 लिख देंगे। 6 को उधर ले जाकर भाग करा देंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर होगा 1536 बटे 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार चलेगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 256 आ जाएगा। और यहाँ से अगर बात करें भुजा की तो भुजा होगी √256 और 256 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 सेंटीमीटर भुजा आई है। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। अब घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3 यानी 16 की घात 3। 16 की घात 3 को हम 16 गुना 16 गुना 16 लिख सकते हैं और 16 गुना 16 हम जानते हैं 256 आता है। गुणा कराएंगे फिर 16 से, 16 छक्की 96, 16 पंजे 80, 80 और 9 89, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो 4096 आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार ठोस का विकर्ण 18 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोरों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें विकर्ण दिया है और संपूर्ण पृष्ठ दिया है और हमें तीनों कोरों का योगफल ज्ञात करने को कहा है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 2। सबसे पहले तो हम कोरों को कुछ मान लेते हैं। माना आयताकार ठोस की कोरे क्रमशः ABC मान लें, A, B व C हैं, तब दिया है, हमें दिया है विकर्ण। विकर्ण यानी √A² + B² + C², ये विकर्ण का सूत्र होता है। ये हमें 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और हमें दिया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई यानी AB + BC + AC, ये दिया है 552 के बराबर, 552 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम ये रूट हटाते हैं, दोनों ओर का वर्ग करके हम ये रूट हटा देंगे। A² B² C² इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कीजिए। 18 का स्क्वायर करके कितना आता है, 324 होता है सेंटीमीटर, ठीक है। अब
ज्ञात क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। आयताकार ठोस की जो कोरे हैं उनका योगफल अर्थात a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। तो हम एक सर्व समीका जानते हैं, कक्षा 9 से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहीं पर होता है तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसको एज इट इज लिख देंगे। इतने की वैल्यू तो हमारे पास है ना 324, तो यहाँ हम 324 लिखेंगे और इतने की वैल्यू भी हमारे पास है 552। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 876 आएगा। ठीक है, अब हम वर्गमूल लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा अंडर रूट 876। ठीक है, अब 876 का हमें प्रॉपर वर्गमूल नहीं पता कि इसका प्रॉपर वर्गमूल क्या होता है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे कक्षा 8 वाले मेथड से। देखिए कैसे, दो दो के जोड़े हमने बनाए। ठीक है, इसमें कितने टाइम्स चल जाएगा, इसमें हम 2 दूनी 4 चला सकते हैं, 4 बचेगा, ऊपर से 76 को नीचे ले आएंगे, 2 का 2 गुना हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे कि 4 के साथ कौन सी संख्या ली जाए जो यहाँ पूरा पूरा कटे। 9 ले लेते हैं हम, नम नम 81 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44। अब यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 7 में से 4 गए, 3 बचेंगे और अब यहाँ पर कोई अंक ऊपर नहीं बचा तो हम दशमलव लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे और 0 2 बार बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ 2 0 बढ़ाकर हम 29 का 2 गुना नीचे लिखते हैं, क्या होता है 58 होता है। अब इस 58 के साथ हम क्या लेकर चलेंगे, इस 58 के साथ 6 लेकर चलें। ठीक है, 6 छंग 36, 6 ठे 48, 48 और 3 हो गए 52, 48 और 3 51। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, कुछ ज़्यादा हो गया भाई, यहाँ पर हमें 5 टाइम चलाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता लग गया, अब इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 5 बार चलेगा, तो हम इसको लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 29.5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ सिरों के अक्षेत्रफल का दुगना है, बताओ उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास में क्या अनुपात होगा। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, अभी मान लीजिए कि माना जो हमारे पास बेलन है उसकी त्रिज्या है r व ऊंचाई है h। ठीक है, अब अगर बात करें वक्र पृष्ठ की तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r h। और बात करें इसके सिरों के क्षेत्रफल की, तो सिरे का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, सिरा होता है वर्ताकार, तो सिरे का क्षेत्रफल हो जाता है पाई r स्क्वायर। अब हमें कहा है कि जो वक्र पृष्ठ है वो सिरे के अक्षेत्रफल का दुगना है, यानी 2 गुना सिरे का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच है और ये 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सीरो बोला गया है तो सीरो के लिए तो
सिरे दो होंगे ना, तो एक सिरे का पाई आर स्क्वायर, तो दोनों सिरों का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो h इक्वल्स टू 2r बचेगा। और हमें अनुपात पूछा है किसका, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात पूछा है ऊंचाई और आधार के व्यास का, तो r को यहाँ ले आएंगे, h अपॉन आर, h अपॉन 2r, क्योंकि आधार का व्यास पूछा है तो 2r ही लाना पड़ेगा। यहाँ एक बचेगा और यहाँ भी एक, तो अनुपात निकलेगा 1:1। ठीक है, अनुपात निकलेगा 1:1, या इसको हम कह सकते हैं कि ऊंचाई व्यास के बराबर होगी। समझ गए ना? यहां से अगर डाउट हो रहा है तो एक बार फिर समझ लीजिए। ये 2r ही मैंने इधर क्यों रख दिया, r को क्यों नहीं ले गया, क्योंकि मुझे ऊंचाई और व्यास के बीच पूछा था अनुपात, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए मैंने 2r को यहां रख लिया। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है। बेलन अब की बार कैसा है, खोखला है, पाइप जैसा है। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो चलिए बताते हैं संपूर्ण पृष्ठ इसका। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसकी ऊंचाई हमें दी गई है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, 12 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास दिया है, बाहरी व्यास हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तब बाहरी त्रिज्या R1 कह दीजिए इसको, ये 10 का आधा हो जाएगी यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंतरिक व्यास दिया है, आंतरिक व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसकी आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी R2 कह देंगे इसको, 6 की आधी यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए बेलन खोखला है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो इसका बाहरी पृष्ठ होगा, एक आंतरिक पृष्ठ होगा, और प्लस ये जो दो सिरे हैं इसके, ये इतना क्षेत्रफल, ये भी जुड़ेगा नीचे से भी और ऊपर से भी, तब जाकर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ बता पाएंगे। तो देखिए आगे हमें इसको कैसे लिखना है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बाह्य वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ, और बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ, और प्लस 2 गुणा सिरे का अक्षेत्रफल। अब बाह्य वक्र पृष्ठ के लिए हम बाह्य त्रिज्या लेंगे और लिखेंगे 2 पाई r1h, प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ के लिए आंतरिक त्रिज्या लेंगे यानी r2 लेंगे, 2 पाई r2h प्लस 2 इंटू, ये देखिए कैसे निकलेगा, ये दो त्रिज्या यहाँ है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य, ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर करके निकलेगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर करके निकलेगा। अब देखिए यहाँ से भी 2 2 और 2 और पाई पाई और पाई तीनों में है, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन आएगा, और कुछ नहीं आएगा। h है इसमें दोनों में, लेकिन इसे हम कॉमन नहीं लेंगे। r1h प्लस r2h प्लस ये हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर,
सबकी वैल्यू रख देंगे, लेकिन पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। R1 की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 12, R2 की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 12, R1 का स्क्वायर मतलब 25 और R2 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, 2 पाई इंटू 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 25 में से 9 घटे तो 16। जोड़ देंगे सबको, 2 पाई इंटू 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 6 10 और 1 11, 112 आ जाएगा। यहाँ 112 की 2 में गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बंद बक्से के लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका बाहरी माप 14 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 7.5 मिलीमीटर है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप बंद बक्से में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे तो आपको उसके बाह्य आयतन और आंतरिक आयतन चाहिएंगे, फिर आप बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास बाहरी आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, जबकि आंतरिक आयतन ज्ञात करने के लिए हमें आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें दिया है बाहरी लंबाई, इसको चलो बाहरी लंबाई ही लिखते हैं, 14 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर, बाहरी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो हम बाहरी आयतन ज्ञात कर लेंगे, बाहरी आयतन बराबर, ये आयताकार होता है संदूक या बक्सा कहें, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तीनों की गुणा करा देते हैं, दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे तो 798 घन सेंटीमीटर निकलेगा। हमें इसमें मोटाई भी दी है, मोटाई 7.5 मिलीमीटर, लेकिन ऊपर के मात्रक सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे 10 से भाग करके, तो ये 0.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, जब बाहरी विमाएं दी गई हों और आंतरिक ज्ञात करनी हो तो हम बाहरी विमाओं में से 2 गुना मोटाई को घटाते हैं और आंतरिक विमाएं ज्ञात करते हैं। अब आंतरिक लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई। ठीक है, ये रूल सबके लिए फॉलो होगा, चौड़ाई के लिए भी और ऊंचाई के लिए भी। तो 14 माइनस 2 गुना 0.75, 14 माइनस 2 की गुणा कराइए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1.5 हो जाएगा ये। 14 में से 1.5 घटाइए, कितने बचेंगे? 12.5 बचेंगे। इसी तरह ये सेंटीमीटर में आएगा। इसी तरह हम
आंतरिक चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ये 9.5 में से 1.5 घट के मिलेगी, यानी हमें मिलेगी ये 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम आंतरिक ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। ये हमें 6 में से 1.5 घटा के मिलेगी, यानी ये मिलेगी हमें 4.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका आंतरिक आयतन ज्ञात करेंगे। आंतरिक आयतन ये होगा 12.5 गुणा 8 गुणा 4.5, तीनों की गुणा करा देते हैं। इन दोनों की गुणा करके आएगा 100.0 गुणा 4.5, और इन दोनों की गुणा करके 450 आ जाएगा। अब हम लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। अब लकड़ी का आयतन, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन माइनस करेंगे। बाहरी आयतन है 798 और आंतरिक आयतन है 450। घटा दीजिए, 8 का 8 जो का त्यों आएगा, 9 में से 5 घटे 4, 7 में से 4 घटे 3, 348 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6 का सल्यूशन देखिए। एक शंकु है, इसमें इस तरह से हमें दिया हुआ है, इस शंकु की ऊंचाई h 28 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुणा पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 3 से काट देंगे, 7 बार कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से काट देंगे, 4 बार कटेगा, 7 चौक 28, 22 चौक 88 और 21 सत्ते 147। गुणा कराएंगे दोनों की, गुणा कराने पर आएगा 12,936। ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ बताना है। वक्र पृष्ठ के लिए हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिएगी। सबसे पहले हम उसी को ज्ञात कर लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है √r² प्लस h²। r का वैल्यू 21 है, h का वैल्यू 28 है, 21 का वर्ग 441 होता है, 28 का वर्ग पता करना पड़ेगा, जो कि 28 में 28 की गुणा करने पर मिलेगा और होगा 784। जोड़ेंगे इनको, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, 1225 और 1225 का वर्गमूल होता है 35, तो तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी 35। अब हम इसका वक्र पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं, ये सेंटीमीटर में आएगी। अब शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई r l होता है। पाई का मान 22/7,
आर का मान 21 और एल का 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक कोर 18 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है, एक घन है, ठीक है, ये घन है, इस घन से शंकु काटा गया, ठीक है, इस घन से शंकु काटा गया। इस घन की जो कोर है वो 18 सेंटीमीटर है। हमें कहा है कि इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें केवल इतना दिया है, घन की कोर जो कि है 18 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम देखें तो ये शंकु कितना ऊंचा होगा, जितनी कोर, और इसका व्यास कितना होगा, जितनी कोर। अब शंकु की ऊंचाई h बराबर घन की कोर यानी 18 सेंटीमीटर होगी। शंकु का व्यास ये भी घन की कोर यानी 18 सेंटीमीटर होगा। शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस निर्मित शंकु की ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है, तो हम इसका आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। अब शंकु का आयतन ये बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को पाई ही रख लेते हैं, r का मान 9 है, 9 का स्क्वायर, और h का मान 18 है। 1/3 पाई गुणा 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर गुणा 18, यहाँ 3 छंग 18 हो जाएंगे, गुणा करा दो, 6 एकम 6, 8 छंग 48, 486 पाई घन सेंटीमीटर। आप चाहे तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, 22/7 होती है, लेकिन मैं तो इसे पाई में ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक लोहे का टैंक 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा बनाया जाता है जो ऊपर की तरफ से खुला हुआ है। 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अच्छा प्रति मीटर के हिसाब से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए जो 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, देखो ये ना ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है, चारों तरफ से तो बंद होगा ही होगा क्योंकि टैंक जो है। तो पहले हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने वर्ग मीटर चादर लग गई है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इस टैंक का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया है टैंक की लंबाई, इसको हम L मानेंगे 12 मीटर, चौड़ाई इसको हम B मानेंगे 8 मीटर, गहराई इसको हम H मानेंगे 5 मीटर। चूंकि
टैंक ऊपर से खुला है, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ अक्षेत्रफल। देखिए पहले तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी आप लिखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो जब है जब ये बंद होता, लेकिन इसका एक सिरा खुला हुआ है और सिरा कैसा है, आयताकार, और आयत का अक्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम इसमें से एल बी माइनस कर देंगे। अब हम सबकी वैल्यू को रखेंगे 2 इंटू 12 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12 माइनस 12 गुणा 8 बराबर 12 अट्ठे 96, 8 पंजे 40, ये गुणा आएगा बीच में 5 गुणा 12 और 12 पंजे 60 माइनस 12 अट्ठे 96। यहाँ इनको जोड़ लेंगे, 6 और 4 10 और 9 19, 196 माइनस 96 आएगा, 2 से गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12, 2 नम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3 माइनस 96, घटाने पर आएगा 12 में से 6 घटेंगे 6 बचेंगे, 8 में से 18 में से 9 घटेंगे 9 बचेंगे और इधर 2 बचेंगे, 296 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस चादर का क्षेत्रफल आ गया जो इसको बनाने में लगेगी। ठीक है, अब हमें देखिए इस चादर की लंबाई नहीं पता है, तो हम चादर की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि चादर का अक्षेत्रफल ये होगा 296 वर्ग सेंटीमीटर। चादर कैसी है भाई, आयताकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 296। अब लंबाई तो हमें पता नहीं उसकी, चौड़ाई हमें 4 दे रखी है बराबर 296। 4 से इसको भाग करा देंगे तो लंबाई निकल कर आएगी, 4 से भाग करा रहा हूँ, देखिए 4 छिंग 24, कितने बचे, 5 बचे, 7 बार चल जाएगा भाई, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, 74 मीटर आ गई, 74 मीटर। और फिर हमें कहा है कि 1 मीटर चादर का मूल्य है 3.5 रुपये, तो हम पूरी चादर का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब चादर का मूल्य बराबर 74 गुणा 3.5 गुणा करा देंगे, इनकी गुणा करा के आंसर आएगा 559.0, इतने रुपए चादर का कॉस्ट होगा, और इसका आंसर भी यही होगा। चलिए अब हम 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक से। देखिए आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें हमें कहा है बिंदु A -4 -3 और B 5 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एक्स को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले आप उस अनुपात को मान लीजिए, माना अभीष्ट रेखाखंड एक्स अक्ष को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तब दिया है
उस रेखाखंड के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं -4, -3 और B 5, 2 तथा x अक्ष पर कोई बिंदु भी मैं बता देता हूं। x अक्ष पर कोई बिंदु, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, x0 के रूप का होगा। अब देखो हम ना इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 y1 ये है और x2 y2 का काम 5 और 2 करेगा। ठीक है, देखो अब ये बिंदु और जो हमने x एक्स पर बिंदु माना है वो सेम होंगे। तो यहां अगर इनकी तुलना करें इक्वल्स टू x0, तो तुलना करने पर हम लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये 2 m1 प्लस y1 की वैल्यू -3 है, तो -3 -3m2, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा। अब इस 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 2m1 बराबर 3m2 हो जाएगा, या m2 को यहाँ रखेंगे m1 बटे m2 बराबर 3/2 हो जाएगा। या बात करें m1 अनुपात m2 की तो ये 3:2 हो जाएगा, और यही इसमें हमें ज्ञात करना था। फिर एक बार समझ लीजिए, देखो हमें एक रेखाखंड के शीर्षों के निर्देशांक दिए थे। हमें फिर कहा था कि इनसे जो रेखाखंड बनेगा वो x एक्स को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने माना कि वो m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। अब अगर कोई भी बिंदु x एक्स पर होता है तो उसके लिए हम ये भी जानते हैं कि उसके निर्देशांक होते हैं x0। ठीक है, x0 है तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है उनको बराबर रख देंगे। इसके बाद हमें ओनली वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कहा है त्रिभुज जिसके शीर्ष 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है का केंद्रक ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी। हमें यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं 7, 5, 5, 7 और -3, 3, और कहा है कि इनसे बनने वाले ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम x1 y1 मानकर काम चला लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के लिए। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए इनको।
7 + 5 और यहाँ माइनस है तो मैं बीच में माइनस ही ले रहा हूँ। 5 + 7 + 3, 5 + 7 + 3 बटे 3। 7 और 5 12 में से 3 गए 9, 9 बटे 3। 7 और 5 12 और 3 15, 15 बटे 3। 3 से इसको काटिए 3 ही आएगा, 3 से इसको काटिए 5 आएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 3 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो सदैव बिंदुओं 7 1 तथा 0 3 से बराबर दूरी पर चलता है। ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसका सल्यूशन। हमें इसमें दिया है दो बिंदु 7 1 व 0 3। हमें उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जो इनसे सदैव बराबर दूरी पर चलेगा। तो माना वह अभीष्ट बिंदु, हम इसको P मान लेते हैं, x y है और इसको हम A व B मान लेते हैं। ठीक है, तब बराबर दूरी पर चलने का मतलब है कि जितनी डिस्टेंस AP के बीच रहेगी उतनी ही डिस्टेंस BP के बीच रहेगी। अब हम इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे यहाँ, √x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इधर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र है ये, तो आपको याद होगा ही और लगाने का तरीका भी आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे, तो इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है। यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ x - 7 का होल स्क्वायर है जिसको हम लिखेंगे x² प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 और -2 × 7 × x यानी 14x। ये भी मैंने फॉर्मूला यूज किया a - b के होल स्क्वायर का। इसी तरह यहाँ y² प्लस 1 - 2y, इसी तरह यहाँ x² बनेगा और यहाँ y² प्लस 9 - 6y हो जाएगा। y² से y², x² से x² कैंसिल होगा, इधर बचा 9 और 6, दोनों को LHS में ले आइए तो 49। और देखिए यहाँ इनको जोड़िए दोनों को, तो 49 और 1 50, 50 - 14x - 2y, ये इधर आएगा तो -9 और प्लस 6y होगा बराबर 0। 50 में से 9 घटाइए 41 बचेंगे, -14x और 6 में से 2 घटाइए तो 4y बचेंगे बराबर 0। यही वो अभीष्ट बिंदु पथ है जो हमें ज्ञात करना था इसमें। अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण तथा बारंबारता बंटन से। क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 25 परीक्षार्थियों के 50 अंकों में प्राप्तांक निम्न दिए गए हैं। 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क लगाकर बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। 2010, 2011 और 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं मैं उनको नोट कर लेता हूँ। देखिए जो आंकड़े दिए थे हमने उनको लिख लिया है। अब हम इनकी एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। अभी मुझे 3 नज़र आ रहा है, लेकिन फिर देख लेते हैं। सबसे छोटा आंकड़ा 3 है और सबसे बड़ा भी देख लेते हैं। फिलहाल 43 है। 43 से बड़ा भी कोई है? 43 से बड़ा आई थिंक कि कोई 43 से बड़ा इसमें आंकड़ा नहीं है। हाँ 48 है, ये है 48। 48 से बड़ा एक बार देख लेते हैं नज़र घुमाकर। 48 से बड़ा आंकड़ा कोई इसमें नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो कहा गया है कि भाई 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेना है, तो हमें यहाँ 0 से स्टार्ट करना होगा क्योंकि 3 से शुरुआत हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से
20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ हमें रुक जाना है। ये कौन बता रहा है हमें? 48 बता रहा है कि यहाँ से आगे हमें नहीं जाना है, यहाँ से आगे के आंकड़े इसमें नहीं हैं। ठीक है, यहाँ हम टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ हम बारंबारता लिखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसमें 10 नहीं ली जाएगी। 0 से 10 वाली हम उनको सर्कल करते जाएंगे। 1, 2, 2 ही संख्याएं हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। 1, 2, हाँ ये भी है, 3 संख्याएं हैं, तो 3 टैली मार्क लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 3। फिर देखेंगे 10 से 20 के अंतर्गत कितनी संख्याएं आती हैं। 1, 2, 3, 10 से 20, 4, 20 नहीं लिया जाएगा, 5 और 6। तो हम यहाँ 4 टैली मार्क वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और एक तिरछा इनके ऊपर और एक आगे, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ लिख देंगे 6। फिर हम देखेंगे 20 से 30 के अंतर्गत आने वाली संख्याएं जिसमें 30 नहीं लिया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ लिख देंगे 8। 30 से 40 वाली देखेंगे अब, जिसमें 40 नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4 और एक ये रही 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख देंगे 5। 40 से 50 वाली, एक तो ये है, एक ये है, 2 हो गई, और एक ये है, 3 हो गई। तो 1, 2, 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब हम इनको जोड़ लेते हैं कि ये दी गई कुल बारंबारताओं के यानी कुल आंकड़ों के 25 के बराबर हो भी गई हैं कि नहीं। 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 5 22 और 3 25। तो इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन सही कर दिया है, इसका आंसर सही कर दिया है। आप यहाँ लिख देंगे योग 25। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 ऐसे ही क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे सभी क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं जिनको आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, बात करें अगर संचयी बारंबारता की, इस क्वेश्चन में तो कहा नहीं गया था, लेकिन अगले जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क के लिए, उसमें 2 क्वेश्चन हैं जिसमें संचयी बारंबारता पूछी है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है। 3 को एज इट इज लिखते हैं, इस 3 में 6 जोड़ देते हैं, 9 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़कर 17, 17 में 5 जोड़कर 22, 22 में 3 जोड़कर 25। इस तरह से संचयी बारंबारता सारणी तैयार की जाती है। अब आप स्क्रीन पर ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं। 2012 और 2009 में आए हुए ये क्वेश्चन हैं, आप इनको स्वयं करके देखेंगे। और इसी क्लास के साथ 2-2 अंकों वाले सभी प्रश्नों को हमने सोल्व कर लिया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जल्दी ही फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।